खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। लंबे अरसे के इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में भी आज से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। वैक्सीन के साथ भोपाल पहुंची भारत बायोटेक की टीम ने पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत सबसे पहले वॉलंटियर्स की काउंसलिंग की जा रही है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो रहा है। अगर वॉलंटियर्स की रिपोर्ट्स सामान्य रहती है तो उन्हें वैक्सीन का पहला डोज दिया जा रहा है। डोज के 28 दिन तक वॉलंटियर्स को मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद उन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा। दोनों डोज देने के 6 महीने तक वॉलंटियर्स की निगरानी की जाएगी और इसके लिए सभी प्रकार की अनुमति ली जा चुकी है। आपको बता दें कि आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल कर रहा है और मध्य प्रदेश में इसके ट्रायल के लिए पीपुल्स मेडिकल कॉलेज को चुना गया है। यहां करीब 2000 वॉलंटियर्स पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। भोपाल के निजी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। भोपाल में आज पहला दिन है जब वॉलंटियर्स को जो है काउंसलिंग की जा रही है और काउंसलिंग के बाद उनको कोरोना वैक्सीन जो है उसका डोज दिया जा रहा है। भोपाल के एक निजी अस्पताल में ये प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स को बुलाया गया है। करीब 2000 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल होगा। 28 दिन बाद जो है इन वॉलंटियर्स को एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। आज इनको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, इसके बाद 28 दिन बाद इनको बूस्टर डोज दिया जाएगा। 6 महीने तक वॉलंटियर्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, काउंसलिंग पहले की जा रही है, उसके बाद मरीज या जो वॉलंटियर्स हैं उसकी पूरी जांच हो रही है और जांच के बाद ये जो मरीज जो है या जो वॉलंटियर्स है जो यहाँ पर कोरोना वैक्सीन इन पर ट्रायल होगा, जिनका उनको यहाँ पर बुलाकर जो है वैक्सीनेशन उनको यहाँ पर किया जा रहा है। उन पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, उनको वैक्सीन दी जा रही है और ठीक 6 महीने तक इन लोगों की निगरानी होगी। 28वें दिन बाद इनको एक और बूस्टर डोज दिया जाएगा और इन सभी परिणामों की जो मॉनिटरिंग जो है की जाएगी। भारत बायोटेक और भारत सरकार की इस वैक्सीन की सभी को उम्मीद है कि सबसे पहले ये वैक्सीन आएगी और उस वैक्सीन को जनता तक पहुंचाने के पहले ये ट्रायल चल रहे हैं। ट्रायल के बाद ही ये तय होगा कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है। लेकिन एक सुखद खबर हो सकती है ये कि भोपाल में इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन नंदन विश्वास के साथ विवेक पटिया, जी मीडिया भोपाल। सौभाग्य है कि अपने देश के लिए किसी चीज़ के लिए काम आएंगे, इसलिए मैं और मेरी वाइफ आए थे यहाँ वॉलंटियर के लिए। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ अपना वॉलंटियर बनना भी एक सौभाग्य है, तो इससे आगे फ़ायदा होगा देश को ही कि ट्रायल में पता लगेगा कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं क्या नहीं है मेडिसिन के। और कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कोवैक्सीन का भी ट्रायल होगा। उम्मीद है कि परिणाम सार्थक निकलेंगे और जब तक वैक्सीन बन नहीं जाती हमें हर स्तर पर सावधानी बरतनी होगी। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना होगा। बहुत सारी कंपनी ट्रायल कर रही हैं, जहां उनको ठीक लगता है वो वहां ट्रायल करते हैं। देख, जो हमारी भारत की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने में काम कर रही हैं वो ट्रायल अभी कर रही हैं और जैसी वैक्सीन आएगी वो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ वैक्सीन आएगी उसके भरोसे ही नहीं बैठ सकते। हम सब लोगों को आज भी आवश्यकता है कि हम सब लोग जनता को जागरूक भी करें और मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देख, जो हमारी भारत की कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने में काम कर रही हैं वो ट्रायल अभी कर रही हैं और जैसी वैक्सीन आएगी वो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अभी तो ट्रायल चल रही है, अभी तो वैक्सीन आने की हमारी जो संभावना है, जो कंपनियां हैं देश की हमारी, वो जो बायोटेक हमारे हैदराबाद वाली जो भारत बायोटेक कंपनी, उसके भी ट्रायल चल रहा है। दूसरी और कंपनियां भी ट्रायल कर रही हैं। और इस बीच बड़ी खबर इंदौर से, जहां सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटेड व्यवस्था की मांग की गई है। इंदौर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग की गई है। इस पत्र के जरिए दिल्ली और हैदराबाद की तर्ज पर बनाए जाएं आधुनिक कोल्ड स्टोरेज। मौजूदा कोल्ड स्टोरेज में -15 डिग्री तापमान उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं है।
और अब अहम खबर इंदौर से ही है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने शहर के 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साउथ तुकोगंज और खातीवाला टैंक को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। इन दोनों ही इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कंटेनमेंट जोन के लिए कलेक्टर ने इंसिडेंट कमांडर की नियुक्ति भी कर दी है। भोपाल में सार्वजनिक जगहों पर अब मास्क नहीं लगाने वालों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हां, जिला प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ ही मास्क को गले में लटकाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रतिष्ठानों पर बगैर मास्क और सैनिटाइजर पर भी कार्रवाई की जाएगी और 3 दिनों के लिए प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। नियमों की निगरानी एसडीएम करेंगे और थाना स्तर पर चेकिंग की जाएगी। वहीं भोपाल में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर जाने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही 14 दिनों के लिए नो एंट्री जोन बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे आज प्रशासनिक अमले के साथ सड़क पर उतरे, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत मास्क लगाना शुरू कर दिया। कलेक्टर ने अलग अलग स्थानों पर जाकर दुकानदारों को मास्क लगाने की उनसे समझाइश की और कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, कोरोना की दवाई मास्क ही है। इस दौरान कई लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले 15 दिन से देख रहे हैं कि पूरे देश और राज्य में और साथ ही साथ में नीमच में अभी पिछले 5-6 दिन से केसेस की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी स्थितियों को देखते हुए शासन ने मास्क को इन्फोर्समेंट करने के लिए काफ़ी डिटेल दिशा निर्देश हैं। हम लोग को ऐसी स्थितियाँ नहीं बनना चाहिए कि हमको कोई फाइन लगाना पड़े। लोग स्वयं जागरूक हों, स्वयं मास्क पहनें। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता तब तक मुझे लगता है मास्क ही सबसे अच्छा सुरक्षा का साधन। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 के पार हो गई है और इसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे अधिकांश लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। शादी का सीजन होने के कारण ग्वालियर महाराज बाड़े पर इन दिनों काफी भीड़ लग रही है, लेकिन इन्हें रोकने और समझाने के लिए प्रशासन की कोई टीम तैनात नहीं की गई है। तो शादियों का सीजन होने के कारण लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है बाजारों में, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे। कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और बुरहानपुर में आज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांधीगिरी का तरीका अपनाया। शहर के गांधी चौक पर एएसपी, एसडीएम और सीएसपी अपने हाथ में मास्क लेकर खड़े नजर आए और गांधीगिरी तरीके से उन्होंने मास्क नहीं पहनने वालों को समझाया और अपने हाथों से मास्क पहनाया। अधिकारियों के इस गांधीगिरी तरीके की लोग भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो दरअसल लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ जो बिना मास्क के नजर आए, अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्हें समझाया गया और फिर मास्क भी बांटे गए। अधिकारियों की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। ये तस्वीरें बुरहानपुर की हैं, जहां अधिकारियों ने जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे उन्हें खुद मास्क लगाया। तो गांधीगिरी तरीके से लोगों को अब जागरूक किया जा रहा है। बुरहानपुर का ये पूरा मार्केट जो कि भीड़भाड़ वाला इलाका है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन लापरवाही कहीं लोगों पर भारी ना पड़ जाए, इसी वजह से अब लोगों को अलग तरीके से समझाया जा रहा है। ये तस्वीरें बुरहानपुर की। मास्क नहीं पहनेंगे उनको हम लोग जो है वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप ये मास्क पहने करें और इस तरीके से हम लोग प्रयास करें कि लोगों के अंदर और भी अवेयरनेस फैलाई जाए। कोरोना महामारी को लेकर जहां शासन प्रशासन सख्त है, आम जनता पर लगातार कार्रवाई हो रही है, वहीं माननीयों को नियमों की कोई चिंता ही नहीं। ताजा मामला छतरपुर के बढ़ा मलहरा का है, जहां पर उपचुनावों में जीत के बाद बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी के विजय जुलूस में गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला था।
रैली भी निकाली गई, तुलादान हुआ और फिर बस स्टैंड पर आभार सभा का भी आयोजन हुआ। हर जगह कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी हुई। ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। आपको बता दें कि खुद प्रद्युम्न सिंह लोधी भी उपचुनाव प्रचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और वोटिंग के दिन अस्पताल में भर्ती थे। फिर भी उन्हें कोरोना की कोई फिक्र नहीं दिखी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी नियम आम जनता के लिए ही हैं? माननीयों को नियम तोड़ने की आजादी है। विजय जुलूस से अगर कोरोना संक्रमण लोगों को हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बीजेपी के एमएलए प्रद्युम्न सिंह लोधी जनता का आभार जाहिर करने के लिए यहां पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग भी इस विजय जुलूस में शामिल हुए, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, कई लोग ऐसे दिखाई दिए बड़ी संख्या में जिनके मुंह पर मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर यहां संक्रमण फैलता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी? और आपको याद होगा कि खुद एमएलए तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और जिस दिन वोटिंग हो रही थी वो खुद अस्पताल में एडमिट थे। लेकिन लोगों को संदेश देने के बजाय, लोगों को समझाने के बजाय वो खुद यहां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है और इसके बाद आरिफ मसूद भगवा रंग में रंगते नजर आए। जमानत मिलने के बाद आरिफ मसूद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उनका हिंदू रीति रिवाज से जोरदार स्वागत किया गया। आरिफ मसूद के पहुंचने पर तिलक लगाकर चुनरी पहनाई गई, मंत्रोच्चार के साथ शंखनाद भी हुआ। आरिफ मसूद के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। आरिफ मसूद जब मीडिया से बात करने आए तब भी उन्होंने तिलक लगा रखा था। आरिफ मसूद ने कहा कि उन्होंने कभी किसी धर्म की भावनाएं आहत नहीं की हैं। उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मसूद ने कहा कि कोर्ट से न्याय मिलने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि किसी को मजहब के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उसका विरोध करना शुरू किया तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ आरिफ मसूद ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी और इस दौरान उन पर भड़काऊ भाषण और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था। किसी को भी किसी के मजहब के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। सब मजहबों का हर आदमी को उसका सम्मान करना चाहिए और न्याय पे हमको विश्वास है, जो भी न्यायालय फैसला करे। बड़वानी में जनजातीय गौरव समारोह का आयोजन हुआ और जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। वनवासी समाज ने ढोल मांडल से स्वागत किया। सीएम ने मंच से जनता को नमन किया और 2 अरब 94 करोड़ 93 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और 70 करोड़ 93 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि भीमा नायक की जयंती पर बड़वानी में मेला लगाया जाएगा। टंटिया मामा के जन्मदिन को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाएंगे और जबलपुर में शंकर शाह का भव्य स्मारक बनाने की भी घोषणा की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण की सभी योजनाएं बंद कर दी, जिससे कांग्रेसियों को जनजातीय समाज की हाय लग गई। उन्होंने कहा कि सरकार के खजाने पर पहला हक गरीबों का है। जनजातीय लोग उद्योग लगाने के लिए 0% पर कर्जा देंगे उनको, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि लोकल को वोकल बनाया जाएगा। धूमधाम से भीमा नायक जी की जन्मभूमि पर मेला लगाया जाएगा। 4 अप्रैल को टंटिया मामा के जन्मदिन पर एक विशाल मेला और उनके जन्मदिन का विशाल मेला उनकी जन्मभूमि पर लगेगा और उनका जन्मदिन पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी ये योजना भी बंद कर दी गई। हमारे कमलनाथ आदिवासियों के हितैषी बनते हो, वोट ले लिए भटक कर ले और 2 कदे के गड्ढे में आदिवासियों को छोड़ दिया। तुमने बेईमानी की और इन्हीं की हाय तुम्हें लग गई तो 5 साल के लिए बने तो 7 साल में नीचे उतर गए। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा और एमपी विधानसभा का ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि इस सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद से जुड़ा विधेयक पेश करेगी और इसे कानून बना देगी। 28 दिसंबर को 28 नए विधेयकों को
आपको बता दें कि 28 नए जो विधायक चुनकर आए हैं उनको प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा शपथ दिलाएंगे और इसके बाद 29 दिसंबर को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर की रेस में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा, गिरीश गौतम, केदारनाथ शुक्ल और नागेंद्र सिंह का नाम शामिल है। यानी कि बीजेपी या तो पुराने स्पीकर को ही अध्यक्ष बनाएगी या फिर विंध्य से उठ रही मंत्री पद की मांगों को शांत करने के लिए बीजेपी इस इलाके के किसी सीनियर नेता को स्पीकर बना सकती है। एमपी में स्पीकर पद के चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर चुटकी ली है और कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजीव सिंह ने कहा कि स्पीकर पद को लेकर बीजेपी में घमासान मचा है और इस घमासान से बीजेपी मुश्किल में पड़ सकती है। वहीं बीजेपी ने कहा कि समय आने पर पार्टी नेतृत्व स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर फैसला लेगा। देखिए, अब चिंता भारतीय जनता पार्टी को होगी। उनके यहाँ पर वैसे भी इस समय बड़ा अंदरूनी अगर हम देखें तो राजनीतिक दबाव बहुत बना हुआ है। उनको डर सता रहा है कि कहीं उनके यहाँ अंदरूनी इसका वो ना हो कि सभी लोग, क्योंकि सबकी बहुत इच्छाएं हैं बनने की, लड़ाइयाँ बहुत हैं अंदर पार्टी लेवल पर, तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होगा उस समय तय कर लेगा कि अध्यक्ष पद पर और उपाध्यक्ष पद पर किस प्रकार का निर्णय लेना है। दमोह में होने वाले उपचुनाव और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है और यही वजह है कि बीजेपी अब आभार सभाओं की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने उपचुनाव में 28 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ऐसे में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव वाली सभी सीटों पर आभार सभाएं करेंगे और जनता का समर्थन जुटाएंगे। वहीं बीजेपी की चुनावी तैयारी पर बीजेपी महासचिव भगवान दास सबनानी ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच रहते हैं जबकि कमलनाथ कमरे में। चुनाव तैयारी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ ने निर्देश देकर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। कांग्रेस जमीन पर लगी है, बीजेपी दिखावा कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अपना दामन देखे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयारी में रहते हैं, इसलिए हमारे संगठनात्मक काम लगातार चलते हैं। चाहे हमारे नेता बड़े से बड़े हों, चाहे एक छोटा सा कार्यकर्ता हो, वो भी इस मोड में रहता ही है कि संगठन के समय में संगठन का काम करना है और चुनाव की तैयारियां तो चुनाव में काम करना है। अब आगे भी चुनाव सामने आ ही रहे हैं तो कार्यकर्ता को अपना तैयारी रखनी ही चाहिए और इस दृष्टि से हम सारे लोग लगे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी शायद उन्हें पार्टी उधर कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और विरोधी दल कानून को बिना पढ़े किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि मंडी और समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी बंद नहीं होगी। किसान अपनी उपज खेत खलिहान से भी बेच सकेंगे और जहां ज्यादा कीमत मिलेगी वहां बेचने की सुविधा होगी। कांग्रेस और कुछ विरोधी पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं कि ये कानून किसान विरोधी है, जबकि इन्होंने ये कानून पढ़ा ही नहीं है। अगर जो भी ये कानून पढ़ेगा तो 100% सहमत होगा कि किसानों के हित में है। इस कानून के तहत मंडियां भी रहेंगी, समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होगी। उसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलिहान से और घर से भी किसान अपनी फसल बेच सकता ताकि उसका ट्रांसपोर्टिंग कर। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे प्रदर्शन पर उद्यानिकी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा किसानों को बरगलाकर राजनीति की जा रही है और केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा किसानों की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परेशानी है तो सरकार से मिलकर बात करें। मोदी सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों किसानों के लिए चिंतित है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज जी ने 4000 मध्य प्रदेश के खाते से मुख्यमंत्री कल्याण योजना में, किसान कल्याण योजना में उसमें सम्मिलित किए। इस कुल मिलाकर 10,000 रुपये किसान को प्रतिवर्ष मिलेंगे। ये किसानों की सरकार है, किसानों की चिंता करने वाली सरकार है।
किसान आंदोलन को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि देश का अन्नदाता आज अपनी बात भी नहीं रख सकता, दिल्ली जाकर हक के लिए गुहार भी नहीं लगा सकता। ये कौन सी दमनकारी तानाशाही नीतियां हैं? कमलनाथ ने कहा करते थे कि किसानों की आज आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज काले कानूनों से किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आंसू गैस, वाटर कैनन, रास्ते जाम, अन्नदाताओं पर इतना जुल्म, इतना दमन क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि याद रखो, अन्नदाताओं पर जुल्म ढाने वालों को अन्नदाता कभी माफ नहीं करेगा। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस किसान भाइयों के साथ हमेशा खड़ी है, उनके हर संघर्ष में साथ है। टैक्स लगता है वो टैक्स लगेगा तो किसान को जो टैक्स बचेगा वो किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा, और इसलिए ये जो नए कृषि कानून बनाए गए ये किसानों के हित में, इससे किसान की आय दोगुना होगी। और भारत के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 3 दिसंबर को सभी किसान नेताओं को, किसान भाइयों को समय दिया है कि वो आके मिले, अगर कोई उनको गलतफहमी है कानून के बारे में कुछ। छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी कुसमैली में व्यवस्थाओं के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि फसल की बोली लगने के लिए 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है। किसानों के मुताबिक बेचने के लिए लाई गई फसल को उन्हें सड़क पर रखना पड़ता है, क्योंकि शेड में फसल रखने की जगह ही नहीं होती। आज मीडिया के हस्तक्षेप के बाद फसल की बोली शुरू हुई। मामले में मंडी सचिव का कहना है कि किसानों को सड़क पर फसल रखने से मना किया गया है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आप लोग यहाँ बेच रहे हैं जी, यहाँ से रोड से क्यों बेच रहे हैं? आप लोग कुछ शेड में क्यों नहीं रख पा रहे? आप लोग शेड में सर पूरे शेडों को माल लगा है, इसलिए रोड में बेचना पड़ रहा है। शेड लिया रोड में, तो वहाँ के वो शेड खाली नहीं करते? शेड खाली नहीं हो रहा है ना उनका जी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब तक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि राज्य शासन को मेडिकल पीजी डिग्री कोर्स में आरक्षण लागू करने का अधिकार है। ऐसे में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले इन सर्विस डॉक्टर्स को लाभ देने पर विचार किया जाए। दरअसल राज्य शासन ने साल 2016 में इन सर्विस डॉक्टर्स के लिए अलग से आरक्षण इस आधार पर समाप्त कर दिया था कि वो केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप होने के कारण स्वीकार नहीं है। लिहाजा इन सर्विस डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में राज्य शासन द्वारा खत्म किए गए आरक्षण को चुनौती दी और कहा गया कि विशिष्ट कैटेगरी के चलते पीजी स्नातकोत्तर डिग्री में आरक्षण की जरूरत है। याचिका के लंबित रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने हाल ही में यह फैसला किया कि राज्य शासन को इन सर्विस डॉक्टर्स को विशिष्ट आरक्षण देने का अधिकार प्राप्त है, जिसे किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। इस आदेश को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा सकता है। इससे लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता की स्थिति पर विराम लग गया है।